मैं हूं मनीषा गुप्ता। कमोडिटी 360 में आपका स्वागत है। और फरवरी में गर्मी ने कई रिकॉर्ड्स तोड़े। मैदानी इलाकों में 122 साल का रिकॉर्ड टूटा तो सामान्य तापमान से 8 से 9% तापमान यहां पर चढ़ा भी। तापमान में बढ़ोतरी से लगभग सभी फसलों पर थोड़ा सा असर पड़ता हुआ दिखा है। तापमान बढ़ने से गेहूं और सरसों की फसल पर कितना असर पड़ेगा, इन सब पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं स्काईमेट के प्रेसिडेंट मिस्टर जीपी शर्मा, साथ ही साथ मिसेस मोहर सिंह, रतनलाल के आनंद गर्ग और विजय सॉल्वेक्स लिमिटेड के एमडी विजय डाटा। आप सभी का कार्यक्रम में स्वागत है। मिस्टर शर्मा, सबसे पहले आपसे ही जानना चाहेंगे, और काफी सारी एडवाइजरीज हमने मार्च के महीने के लिए निकलते हुए देखी हैं। जिस तरह से अब शुरुआत यहां पर मार्च की हुई है, फरवरी में ऑलरेडी हमने रिकॉर्ड्स बनते हुए देखे हैं, क्या कुछ एक्सपेक्ट किया जा सकता है आने वाले 2 हफ्तों में, क्योंकि ये काफी इंपॉर्टेंट रहेंगे रबी की हार्वेस्ट और खड़ी क्रॉप के हिसाब से? जी हाँ मनीषा, आपने बिल्कुल ठीक कहा। जैसे फरवरी का महीना पिछले बहुत सालों से 100 साल से ज्यादा, उससे ज्यादा गर्म रहा। तापमान लगभग शुरू से लेकर और पूरे महीने तक ऐसे ही चलते रहे, सामान्य से 5, 6, 7, 8 डिग्री तक सामान्य से ज्यादा, और काफी दिनों के लिए रहे। तो फरवरी का इतना गर्म होना और उसके बाद मार्च में हमारी क्या उम्मीद है उससे, क्योंकि मौसम में बदलाव तभी आ सकता है, मार्च के महीने में तभी एक्सपेक्ट कर सकते हैं जब कोई विशेष परिस्थितियां बदलेंगी तो ही पॉसिबल है। और कुछ ऐसा होने का एकदम से आसार नहीं दिखाई दे रहे। मौसम की परिस्थितियां लगभग वैसी ही बनी हुई हैं जो कि फरवरी में सेकेंड हाफ में जो देखने को मिली थी। कोई एक्टिव पश्चिमी विक्षोभ ऐसा देखने को नहीं मिल रहा। हालांकि छिटपुट रूप से कुछ वर्षा जरूर हुई है कुछ स्थानों पर, पहाड़ी क्षेत्र में हुई है, लेकिन एकदम मौसम फिर बदल जाएगा। और ऐसा अनुमान है कि मार्च के महीने में भी हमें सामान्य से ज्यादा तापमान लगभग उस महीने के बहुत सारे दिनों में देखने को मिलते रहेंगे। हालांकि कुछ बदलाव मौसम में जरूर संभावित है, जैसे देश के दक्षिणी राजस्थान और गुजरात के आसपास भी कुछ मौसम में हल्की फुल्की वर्षा देखने को मिलेगी 5-6 तारीख के आसपास। उसके बाद वो देश के मध्यवर्ती भाग, कहीं महाराष्ट्र और उसके मध्य प्रदेश के क्षेत्र, इनमें भी होगा। लेकिन जहां तक आपने फसलों का सवाल किया, फसलों की बात की, इन क्षेत्रों मध्य प्रदेश में तो फसल लगभग, क्योंकि जल्दी बोली जाती है, व्हीट, गेहूं, और उसका तो आना भी शुरू हो गया है, उसकी कटाई भी शुरू हो चुकी है। बाकी जो उत्तर का क्षेत्र है, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली के आसपास, अभी इन क्षेत्रों में मार्च के महीने में ही हम कहते हैं कि अभी उसका फसल का पकना बाकी रह जाता है। जैसी परिस्थितियां रही हैं, मौसम को देखकर चिंता जरूर है। मौसम के बढ़ते तापमान को देकर और लगातार बढ़े हुए तापमान को देकर एक बार ऐसी चिंता जरूर है कि इससे फसलों को फायदा तो खैर नहीं है, नुकसान कितना होता है इसका आकलन लेना पड़ेगा कि कितना नुकसान इसके चलते होगा। कोई विशेष परिस्थितियां कहें तो मार्च में ऐसा कोई बदलाव होने वाला नहीं है। मैं तो कह रहा हूँ बहुत जगह पर 40 डिग्री का तापमान आपको काफी दिनों तक और विशेषकर उसके सेकेंड हाफ में देखने को मिलेगा। हीट वेव का प्रकोप आ जाने की संभावना बराबर बनी रहेगी। जी ऑफ कोर्स फसलों के हिसाब से तो ये इम्पोर्टेंट है ही कि मार्च का महीना किस तरह से रहता है, लेकिन जिस तरह की शुरुआत यहाँ पर मिस्टर शर्मा हुई है मार्च के महीने के साथ, और क्योंकि मॉनसून अभी भी यहाँ पर 3 महीना दूर है, तो अप्रैल, मई, जून से अब यहाँ पर क्या एक्सपेक्टेड है? कि वैसे ही सीजनल प्रोग्रेशन की बात करें तो अप्रैल मार्च से ज्यादा गर्म होता है, मई अप्रैल से ज्यादा। वो तो अपने आप में ही एक जो ट्रेंड है, सीजनल ट्रेंड, वो तो चलता ही रहेगा, गर्म होगा। लेकिन जैसी परिस्थितियां बनी हुई हैं, हमें पता है कि जो लानिना कंडीशंस हैं वो धीरे धीरे ईज आउट हो रही हैं, अभी फेड हो रही हैं। उसके साथ ही साथ न्यूट्रल कंडीशन के आते आते, जो कि अभी भी किसी भी वक्त मार्च में न्यूट्रल हो जाएंगी, और उसके बाद जैसा कि अंदेशा है, जैसा अनुमान लगाया जा रहा है कि अल नीनो का खतरा बराबर बना हुआ है, और आज के दिन में भी वो खतरा मेरे ख्याल में तो आए दिन जब भी मैं उसका रिव्यू करता हूँ, एक सप्ताह से दूसरे सप्ताह में उसके चांसेस, प्रोबेबिलिटी पहले से बढ़े हुए ही दिखाई देते हैं। तो ऐसी परिस्थितियों में चलते हुए, एल नीनो के चलते हुए, ये खतरा और भी बढ़ जाता है कि जो गर्मी का मौसम भी जो है, अप्रैल से लेके अप्रैल, मई, जून, तापमान सामान्य से ज्यादा तो रहेंगे। प्रश्न सिर्फ ये है कि सामान्य से कितने ज्यादा रहेंगे, कितने हीट वेव के स्पेल आएंगे और कितने लंबे चलेंगे। सामान्य से ज्यादा तापमान इन तीनों महीनों में, अप्रैल, मई, जून के, और विशेषकर वो भाग जो कृषि निर्धारित क्षेत्र हैं, कृषि के क्षेत्र जो कि मध्यवर्ती भाग और उत्तरी भाग हैं, उनमें
विशेषकर इन भागों में तापमान सामान्य से अधिक रहेगा। जब हम सामान्य की बात करें, इवन 1 डिग्री तापमान भी जो सामान्य से ज्यादा होता है, गेहूं की फसल की बात करें तो कहा जाता है कि 1 डिग्री का तापमान लगभग 5-6 मिलियन टन के वीट को प्रभावित करता है। ओवरऑल यील्ड की बात करें तो ये एक बहुत बड़ी बात है। आने वाले दिनों में गर्मी रहेगी। अप्रैल मई जून के महीने जब तक मानसून ना आ जाए वो बिल्कुल बकायदा गर्म रहेंगे। तापमान सामान्य से 1 से 2 डिग्री ज्यादा रहने का अनुमान है। केवल के देश के दक्षिणी भाग और जो पूर्वोत्तर भाग हैं शायद उनमें उसका असर नहीं रहेगा या बहुत कम रहेगा। जी ऑलराइट, तो चिंताएं ऑलरेडी यहाँ पर हैं और माना यह जा रहा है कि मिड मार्च पहुंचते पहुंचते ऑलरेडी 40 डिग्री सेल्सियस के लेवल्स हम यहाँ पर आता हुआ देखेंगे और गर्मी जिस तरह से देखी जाती है महीना दर महीना यहाँ पर बढ़ती ही रहेगी। लेकिन मार्च का महीना ऑफ कोर्स यहाँ पर काफी इंपॉर्टेंट है। हमारे साथ मोहर सिंह रतनलाल के आनंद गर्ग जुड़ चुके हैं। आनंद जी नमस्कार। और गेहूं की फसल को लेकर तो बहुत चिंता है क्योंकि पिछले साल भी इसी तरह का सिनेरियो हमने बनता हुआ देखा। भाव हमने ऑल टाइम हाइज जाते हुए देखे, एक्सपोर्ट पे प्रतिबंध है, काफी सारे कंसर्न्स कॉशंस यहाँ पर सरकार की तरफ से भी हैं। कमेटी भी बनाई जा चुकी है कि मौसम का क्या इंपैक्ट पड़ता है गेहूं की फसल पे, उस पर भी नजर रखी जाए। अब जब दिन बर दिन ये चीज साफ होती जा रही है कि टेम्परेचर्स अबव नॉर्मल रहेंगे ही, और जैसे मिस्टर शर्मा भी कह रहे थे कि पंजाब हरियाणा वाले इलाकों में ज्यादा चिंताएं हैं, कैसे देखते हैं आप? क्या एज ऑफ नाउ जमीनी रुझान है, क्या कुछ आप सुन रहे हैं? नमस्कार मैडम। आजकल का जैसे ये होली के आसपास जो बारिश आती है जी, मौसम तो थोड़ा गर्म तो है लेकिन फसल को मेरे हिसाब से इतना ज्यादा नहीं फर्क पड़ेगा। फसल तो पूरी आएगी, फसल तो पूरी आएगी। और मेरे हिसाब से तो मेरे को ऐसा लगता है कि ये मौसम भी कुछ अपना साथ देगा किसानों का, तो उस हिसाब से फसल का मेरे को अभी पूरी बात नहीं आ रही है लेकिन फसल पूरी अच्छी तरह आएगी। एज ऑफ नाउ जिस तरह की आवक है जो कि सिर्फ मध्य प्रदेश से है, क्या उसके भाव बैठते हुए नजर आए हैं मंडी में? नई फसल की एक्सपेक्टेशन आप लोगों को कब से है? नई फसल तो अब चालू हो जाएगी होली के बाद। ये इधर गुजरात में है, एमपी में है, अभी मार्च लास्ट तक चालू हो जाएगी और आ जानी चाहिए और धीरे धीरे बढ़ेगी फसल। तो उस हिसाब से गवर्नमेंट की रिस्ट्रिक्शन है, एक्सपोर्ट की रिस्ट्रिक्शन है, तो उस हिसाब से मेरे को इतने पिछले साल वाले लेवल नहीं दिखते हैं। पिछले साल वाले लेवल नहीं जाएंगे, गवर्नमेंट भी प्रोक्योर करेगी और अपने व्यापारी भी लेंगे लेकिन पिछले साल वाले लेवल नहीं आएंगे। जी हाँ, एब्सोल्युटली। वो तो सरकार भी यहाँ पर इंश्योर करेगी कि पिछले लेवल्स ना आए। ओपन मार्केट में हमने ऑलरेडी सेल्स आते हुए देखी हैं, लेकिन फसल की क्या हालत है, अगले 15 दिन में क्या है, वो ऑफ कोर्स यहाँ पर वॉच करने की जरूरत है। साथ ही साथ सरसों में तो हमने देखा भी है कि पिछले 20-25 दिनों में अच्छे खासे भाव बढ़े हैं। माना यह जा रहा है कि करीबन 10% की फसल को नुकसान या ईल्ड में दिक्कतें यहाँ पर हो सकती हैं। हमारे साथ विजय सॉल्वेक्स के विजय डाटा आप जुड़े हैं। विजय जी नमस्कार। गेहूं एक है और सरसों दूसरी है। बुआई अच्छी खासी हुई थी, फसल बहुत अच्छी आने की उम्मीद भी थी, लेकिन अब कुछ चिंताएं यहाँ पर उभर कर आ रही हैं। बिल्कुल मनीषा जी, पहले सरसों को नुकसान हुआ सर्दी से। बहुत जगह राजस्थान में और हरियाणा में बर्फ जम गई थी पेड़ों पे। और अब 15 फरवरी के बाद में जिस तरीके से वेदर ने गर्मी दिखाई है उससे भी निश्चित रूप से सरसों को नुकसान हुआ है और इससे यील्ड भी कम होगी और तेल की परसेंटेज भी कम होगी। और सरसों में कुछ डैमेज सर्दी का भी हुआ है, दाने कमजोर हो गए हैं, निश्चित रूप से ही नुकसान होगा। ये आप जो बता रहे हैं, पहला पैदावार हमने नवंबर में आकी थी 125, फिर हमने सर्दी देख के 120 करी, फिर 115 करी, लेकिन अब हमारा अनुमान 110 लाख टन के करीब तो अभी भी है। विजय जी, जिस डैमेज की हम बात कर रहे हैं, एक तो आपने कहा एक तो क्रॉप का नंबर है कि इतनी फसल आएगी, लेकिन उसमें ईल्ड को लेकर किस तरह की चिंताएं हैं? देखिए, मेरा मानना ये है सरसों काफी पक चुकी है जी। अभी ज्यादा मतलब बहुत ज्यादा सरसों को पकने के लिए टाइम नहीं है अब ज्यादा, क्योंकि सरसों 4 महीने की क्रॉप है। सरसों गेहूं से 1.5 महीना पहले बोई जाती है, 1-1.5 महीना पहले। तो सरसों लगभग पक चुकी है, गेहूं थोड़ा लेट आता है, तो गेहूं को ज्यादा डैमेज होगा। गेहूं के बारे में ज्यादा कमेंट नहीं करता हूँ। सरसों के बारे में मेरा मानना यह है कि इतना असर गर्मी का नहीं है ना गेहूं को होगा। जिस तरह की भावों में हमने बढ़त आते हुए देखी है विजय जी पिछले 15, 20, 25 दिनों में, जहां पर 10-15% से तो भाव पिछले 15 दिन में ही बढ़ते हुए नजर आए हैं। अब थोड़ी सी जो स्थिरता है, एमएसपी के आसपास के जो भाव गिरे हैं वहां पर भी चिंताएं लेकर हैं, तो बहुत ही ज्यादा वॉलेटाइल सरसों के भाव पिछले 1 महीने में बनते हुए दिखे हैं। आगे जाकर अब यहाँ पर क्या एक्सपेक्टेशन है? देखिए, फसल अच्छी है और कैरी फॉरवर्ड भी अच्छा है। करीब
8-10 लाख तक कैरी फॉरवर्ड भी है सरसों का। तो निश्चित रूप से अवेलेबिलिटी सरसों की पिछले साल से ज्यादा है। पिछले साल ही कैरी फॉरवर्ड हुई है, इसका मतलब ये है कि इतना कंजम्पशन देश में नहीं है जी। लास्ट ईयर रिफाइंड हुआ था क्योंकि सोयाबीन तेल तेज था। इस साल रिफाइंड भी होने के चांसेस नहीं है क्योंकि सोयाबीन तेल सरसों तेल से नीचे है अभी तक। यदि विदेशों में कोई तेल सरसों या सोयाबीन में तेल में तेजी आ गई तो अलग बात है, अदरवाइज सरसों के भाव बहुत ज्यादा बढ़ने की संभावना नहीं है, भाव ऐसे ही पड़े रहे। ऑलराइट, ऑफ कोर्स आने वाले दिनों में फसल कैसी है उसके ऊपर एक नजर रहेगी, लेकिन भावों में हमने एक अच्छी उठापटक आते हुए देखी है। एज ऑफ नाउ तो ज्यादा गिरावट ही देखने को मिली है और चिंताएं यहाँ पर एमएसपी के आसपास भी बनती हुई नजर आई हैं, लेकिन फसल कैसी रहती है उसके ऊपर ऑफ कोर्स यहाँ पर नजर रहेगी। लेकिन एज ऑफ नाउ बहुत शुक्रिया विजय जी साथ जुड़ने के लिए। आनंद जी आपका भी, मिस्टर शर्मा आपका भी। तो वो मौसम और जो 2 मेजर फसलें हैं गेहूं और सरसों, उस पर बाजार की नजर। लेकिन इसी के साथ एक ब्रेक के लिए भी रुकेंगे, जब लौटेंगे तो जोड़ेंगे अपने एक्सपर्ट्स को अपने साथ, उनसे क्या स्ट्रैटेजीज बननी चाहिए आगे बाजार में, क्या कुछ वॉच करें आप, बताएंगे आपको। आपका स्वागत है कमोडिटी 360 में। हमारे साथ आप जुड़ रहे हैं मोतीलाल ओसवाल के सीनियर वीपी कमोडिटीज एंड करेंसीज नवनीत दमानी और एफएल सिक्योरिटीज के वाइस प्रेसिडेंट कमोडिटीज एंड करेंसीज अनुज गुप्ता। आप दोनों का कार्यक्रम में स्वागत है। सबसे पहले टॉप ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज ही आपसे लेंगे। और नवनीत, कैसे देखते हैं इस बाजार को, जहां पर एक तरफ तो नॉन फार्म पेरोल डेटा का इंतजार है जो कि कल आएगा, और साथ ही जिस तरह में डॉलर में उठा पटक है, तो कल की तेजी बहुत ज्यादा रुक नहीं पाएगी। वैसे जी लास्ट कुछ दिनों में मुझे लगता है कि एम्प्लॉयमेंट नंबर डेटा जो आए हैं वो काफी रोबस्ट रहे हैं, और जो नॉन फार्म पेरोल डेटा का जो इस वक्त वेट है वो इतना सीवियर नहीं है जो कि हम पिछले कुछ महीनों में करते आ रहे थे। बट उसके साथ साथ जानने वाली बात यह है कि आगे का रुख क्या रहेगा, फेड की तरफ से क्या स्टेटमेंट आएंगे, जो कि अगले 2 हफ्ते में थोड़ी क्लैरिटी मिलेगी, जिसके चलते नेक्स्ट चार्ट डिसाइड होगी गोल्ड और सिल्वर की। मुझे लगता है कि करंट मोमेंटम थोड़ा सा अंडरलाइंग वीक लग रहा है और यहाँ से सेलिंग और गहरा सकती है। 55,850 के आसपास आप गोल्ड सेल करिए, 56,050 का स्टॉप रहेगा एंड 55,450 तक के टारगेट देखने मिल सकते हैं। साथ ही साथ क्रूड ऑयल प्राइसेस में एक अच्छी स्टेबिलिटी देखने मिल रही है लास्ट कुछ दिनों से, और जैसे मैंने पहले भी बताया 6,200 और 6,700 यही रेंज में कारोबार होता हुआ नजर आ रहा है करीब करीब 2.5 महीने से। 6450 के आसपास करंटली चल रहा है, इसी लेवल के आसपास बाय किया जा सकता है। 6300 का आप स्टॉप लगे एंड 6600 के ऊपर के टारगेट देखने मिल सकते हैं। ऑलराइट, तो बिकवाली सोने में, लेकिन खरीदारी यहां पर शायद कच्चे तेल में देखने को मिल सकती है। अनुज, आपकी टॉप ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज क्या होंगी, क्योंकि अच्छी खासी मूव्स या कंसर्न्स यहां पर अब हीट वेव को आकर देखने को मिली हैं। कुछ कमोडिटी भाव ऑलरेडी ऊपर चढ़ने लगे हैं, अंतर्राष्ट्रीय बाजारों का भी यहां पर असर है। टॉप ट्रेड्स कहां है? मनीषा जी, मुझे लगता है कि आज ग्वार में हमने एक बड़ी गिरावट देखी है और ऑलमोस्ट अब एक सपोर्ट के आसपास आ गया है, तो जहां पर मुझे लगता है कि बाइंग एक्टिविटी देखने को मिल सकती है। तो 5500-5450 के आसपास ग्वार में खरीदारी की सलाह रहेगी। 5300 पे स्टॉप लॉस लगाए, टारगेट ऊपर में 5750 5800 तक देखने को मिल सकते हैं। वहीं अगर हम स्पाइसेस की बात करें तो हमने पिछले कुछ दिनों में कोरिएंडर में एक अच्छी रिकवरी आते हुए देखी थी, तो कोरिएंडर अभी भी मुझे लगता है कि एक अच्छे सपोर्ट के आसपास है। 7000 के आसपास कोरिएंडर में खरीदारी करना चाहिए। 6800 का स्टॉप लॉस लगाए, टारगेट 7300 तक हो सकता है। तो मेरी दोनों बाय कॉल है ग्वार में और कोरिएंडर में। ऑलराइट, क्योंकि आपने मसालों की बात करी अनुज, जीरे की भी आपसे यहाँ पर चर्चा करना चाहेंगे, क्योंकि हम पिछले कुछ समय पहले यहाँ पर जीरे के ट्रेडर्स से बात कर रहे थे, जिनका कहना है कि अब फसल बहुत ज्यादा है, बाजार में आवक अच्छी खासी आनी शुरू हो गई है, तो खरीदारी के अब यहाँ पर मौके नहीं ढूंढने चाहिए। और कुछ बहुत यहाँ पर वन साइडेड ट्रेड भी था, कार्टलाइजेशन भी यहाँ पर बनती हुई नजर आई थी जीरे में, जहां पर अब शायद तेजी देखने को नहीं मिलेगी। आपको क्या लगता है, अगर गिरावट आती है तो क्या सपोर्ट लेवल्स हैं? देखिए, रिसेंटली हमने 29,500 पे एक सपोर्ट लेता हुआ दिखा था, वहां से फिर अगेन प्राइस करीबन 32,500 तक गए थे। अगेन आज हम देखें तो 30,000 के आसपास हैं, तो 29,500 जो है एक अच्छा सपोर्ट लेवल है, जहां पर मुझे लगता है कि अगर वो ब्रेक होगा तो आपको एक सेलिंग प्रेशर देखने को मिलेगा। हालांकि जो क्रॉप की अगर देखें तो क्रॉप डेफिनेटली मंडियों में अराइवल अच्छी है, मगर जो मौसम में तब्दीली है वो कहीं ना कहीं आपको लोअर लेवल पे सपोर्ट भी प्रोवाइड करेगी। तो 29,500 का लेवल मुझे लगता है कि की लेवल रहेगा जिसको वॉच करना चाहिए। अगर 29,500 का लेवल ब्रेक होता है तो फिर वहां पर सेलिंग आपको और जीरे में गहराती हुई दिखाई देगी। ऑलराइट, तो ये राय ऑफ कोर्स यहाँ पर गुआर और मसालों में आती हुई। लेकिन नवनीत, एक और जगह जहां पर हमने कल की अच्छी खासी तेजी के बाद मुनाफा वसूली आज आते हुए देखी है, वो है मेटल सेक्टर। कल बाजार को लग रहा था कि चाइना का पीएमआई डेटा आया है, चीजें सुधर रही हैं, यहां से खरीदारी के मौके बन सकते हैं, लेकिन आज बाजार ने क्लियरली कल की तेजी को पूरे तरीके से डिस्काउंट कर दिया।
बिल्कुल कल की तेजी थोड़ी सी सरप्राइजिंग थी और चाइना के पीएमआई नंबर के बाद पूरी चाल बदलती हुई नजर आई और हमने देखा करीब करीब 1.5 से 2% की अक्रॉस द सेक्टर देखने मिली, बट आज पूरी तरह से नेगेट होते हुए नजर आ रहे हैं। लार्जली डॉलर इंडेक्स तो फ्लैटिश ही है, उसमें कोई खास हलचल नहीं है, बट इक्विटी मार्केट्स में एक सेलिंग प्रेशर है जो बरकरार है, जो कंटिन्यू हो रहा है। कल थोड़ी सी राहत का रूप देखने मिल रहा था, बट ग्लोबली रिस्की एसेट्स में अच्छा सेलिंग देखने मिला, जिसके चलते बेस मेटल प्राइसेस भी दबाव में। बट मेरा मानना यह है कि ये दबाव थोड़ा सा स्टेबिलिटी की तरफ आ चुका है और यहाँ पर एक अच्छे सपोर्ट्स के आसपास ट्रेडिंग हो रही है, तो कॉपर और जिंक दोनों ही अट्रैक्टिव लेवल पे बाय बन रहे हैं करंट लेवल के मौजूदा भाव के आसपास। तो बहुत ज्यादा सेलिंग की अपॉर्चुनिटी मुझे यहाँ से नहीं लगती है। ऑलराइट, तो खरीदारी के मौके यहाँ पर मेटल्स में भी ढूंढे जा सकते हैं। बहुत शुक्रिया नवनीत अनुज साथ देने के लिए, तमाम चीज़ों पर स्ट्रैटेजीज भी बनाने के लिए। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त, ब्रेक के बाद लेकर आएंगे आवाज़ समाचार।